हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ पर्यावरण की पुस्तकें सीरीज के एक नए अंक के साथ। आज जिस किताब की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो किताब है ये किताब है मनुष्य और पर्यावरण, भारत का पारिस्थितिकीय इतिहास, और इसे लिखा है इरफान हबीब साहब ने। और ये किताब हिंदी से अनुवाद है इंग्लिश की, और ये अनुवाद जो है किया है राजीव लोचन नाथ शुक्ल जी ने। लेकिन ये काफ़ी अच्छा अनुवाद है, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो लोक इतिहास की परंपरा में ये किताब लिखी गई है और भारत का पर्यावरणीय या पारिस्थितिकीय इतिहास के बारे में इसमें इरफान हबीब साहब बात करते हैं। इरफान हबीब साहब के बारे में अगर हम बात करें तो वो भारत के जाने माने इतिहासकार हैं, और न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के जाने माने इतिहासकार हैं। और उन्होंने 20 से भी ज़्यादा किताबें लिखी हैं, 2 दर्जन से भी ज़्यादा उनकी किताबें हैं। और वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है उसके प्रोफेसर रहे हैं। इसके अलावा भी कई जगहों पे उन्होंने पढ़ाया है। अगर इस किताब की बात करें तो ये पूरे जो भारत का जो रीजन है, क्षेत्र है, और उस भारत में आज का पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, उसके पूरे इतिहास की ये बात करते हैं। और ये पतली सी बुक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव किताब है। तो ये कहानी जो है शुरू होती है सिंधु घाटी सभ्यता से, उसके बाद के समय से, और उसके बाद जो है मोहम्मद तुगलक और मुगल्स, और उसके बाद उपनिवेश काल तक ये कहानी आके ख़त्म होती है। तो अगर शुरुआती इस किताब की बात करें, जिस समय सिंधु घाटी है उसके बाद की बात हो रही है, तो उस समय ये दरअसल बता रहे हैं पारिस्थितिकी जीवन कैसा था, सहअस्तित्व कैसा था मनुष्य का और दूसरे जीवों का। इसके अलावा जो है उस समय के जो संस्कृति थी हमारी, जो खान पान थे, जो फसलें थी, उसके बारे में ये बता रहे हैं। फिर जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे प्रकृति भी बदलती है, सहअस्तित्व का जो संबंध है प्रकृति के साथ वो भी बदलता जाता है। लेकिन ये किताब मुझे जिस मायने में महत्वपूर्ण लगी और जो मुझे एक कमी लगी उसके बारे में मैं बताता हूँ। जो महत्वपूर्ण लगी वो ये कि इसमें मुग़ल काल और जो अंग्रेज़ों का समय है उसके बारे में बहुत ही गहनता के साथ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो स्पेशली अगर आपको 600-700 सालों का पारिस्थितिकीय या इकोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ना हो तो उसके लिए बहुत अच्छी बुक है। और इसमें कमी क्या लगी ये मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये लोक इतिहास की किताब है, तो ये सारी पहले हम लोग अच्छाइयों पर डिस्कस कर लेंगे, फिर लास्ट में मैं बताऊंगा इस वीडियो के कि इसमें मुझे क्या कमी लगी, और वो आप बताएंगे कि वो कमी सही में है या नहीं है। तो अगर हम मुग़ल काल की बात करें तो मुग़लों का कैसा संबंध था उस समय के जल, जंगल और ज़मीन से। हम जानते हैं कि उनके बहुत सारे जो भवन हैं मुग़लों के, वो नदियों के किनारे बने हैं। हम इस किताब में एक चर्चा है कि जो भारत में चीते, जो इंडियन चीता था, वो विलुप्त इसी वजह से हुआ क्योंकि उसमें मुग़ल जो है वो चीते पालते थे शिकार करवाने के लिए। और इस किताब में जिक्र मिलता है कि अकबर के पास 1000 चीते थे, तो उसके द्वारा वो शिकार करवाता था हिरणों का या दूसरे चीज़ों का, और वो देखता था कि चीता बहुत तेज़ी से दौड़ता है और बहुत ज़्यादा वो रोमांचित हो जाता था। लेकिन इसकी दिक्कत ये होती थी कि चीता जो है वो कैद के अंदर जब रहता है तो वो प्रजनन नहीं कर पाता, उसका ऐसा स्वभाव नहीं है। और ये दिक्कत टाइगर के साथ भी आती है। जैसे टाइगर के साथ इस समय ये दिक्कत आ रही है, और बहुत लोग लिखते रहते हैं जूफिकेशन की, कि अगर उसे पर्याप्त मात्रा में जंगल न मिले, एक टाइगर मेल और फीमेल को ज़िंदा रहने के लिए 50 किलोमीटर स्क्वायर तक की जगह चाहिए होती है। तो अगर उससे कम जगह मिले तो फिर वो बाहर की जगह ढूंढने लगता है, और उस वजह से उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है, फिर वो बाहर गांव में निकल जाता है। तो इस तरीके की दिक्कत उसमें भी आई, और इस वजह से चीते लगभग विलुप्त हो गए, और जो थोड़े मोड़े चीते बचे थे वो फिर अंग्रेज़ों के आने के बाद पूरी तरीके से विलुप्त हो गए। तो उस समय जो नदियों का संबंध था मुग़लों के साथ, वो आत्मीय थोड़ा सा संबंध था, क्योंकि बहुत सारे उनके जो भवन हैं वो नदियों किनारे हैं, और उसके अलावा जो है बहुत सारे रिचुअल्स उससे जुड़े हुए हैं। तो ये सारी बातें बताते हैं वो। इसके अलावा वो बताते हैं कि कैसे मुग़लों के समय जो यूपी से जुड़ा हुआ दिल्ली का इलाका है, विशेष तौर पर अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, जो रोहेलखंड और गाज़ियाबाद, और इसके अलावा जो ये बहुत ही ज़्यादा जंगलों से भरा हुआ इलाका था। तो भारत के जंगलों को समझना हो, अगर उनके इतिहास को समझना हो, तो ये एक बहुत अच्छी किताब हो सकती है। उसमें बताते हैं कि कैसे वो जंगल क्रमिक रूप से नष्ट होते गए, और कैसे उस समय दिल्ली पे कब्जा करना बेहद मुश्किल हुआ करता था। उसके कारण था दिल्ली का जो अरावली वाला रीजन है, उसके जो अरावली के वो जंगल,
तो वो जंगल न सिर्फ मानव के हमारे सभ्यता के और संस्कृति के हिस्सा थे, बल्कि वो जंगल सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण थे। तो इसके बारे में वो बताते हैं, अच्छी तरीके से बताते हैं, जो पूरा मुगलों का इतिहास है। फिर इसमें जो है चालू होता है उपनिवेशवाद का समय, जब अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज के साथ जो दूसरे यूरोपीय व्यापारी आते हैं। और इसमें आपको एक ख़ास अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मुगलों का एक्सप्लॉयटेशन है रिसोर्सेज का, क्योंकि हर राजा जो है संसाधन उसे चाहिए अपने राज चलाने के लिए, लेकिन वो मूलतः अपने लिए सिर्फ एक्सप्लॉयट करते हैं और वो यहीं रहते हैं, चूँकि मुग़ल बाहर कहीं पैसा यहाँ का नहीं ले जाते। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं कि वो पूरा संसाधन यहाँ से, संसाधन, पैसा और यहाँ का श्रम, वो तीनों लूट करके, पूरा एक्सप्लॉयट करके वो लेके जाते हैं यूरोप। वो पूरी तरीके से लैंडस्केप को चेंज कर देते हैं, पूरी तरीके से नदियों को बर्बाद कर देते हैं, जो वनों का अधिग्रहण कर लेते हैं, वन पे जो पारंपरिक अधिकार है लोगों के वो समाप्त कर दिए जाते हैं और अंग्रेज पूरा उसको एक्सप्लॉयट करके उस पर अधिग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा जो है खेती का जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से वो बदल देते हैं, कैश क्रॉप। और बाद में कहा गया कि भारत में जनसंख्या की वजह से दरअसल अनाज की कमी हुई, लेकिन ये दरअसल झूठ है। जनसंख्या एक उसका प्रमुख कारण नहीं था, उसका प्रमुख कारण ये था कि अनाज बोना भारत कम कर रहा था और कैश क्रॉप बो रहा था, कपास बो रहा था, नील बो रहा था या अफीम बो रहा था। और वो सिर्फ इसलिए बो रहा था क्योंकि यूरोपीय लोग चाहते थे कि वो बोए, ज़बरदस्ती बुआई कराई जाती थी। और पूरा जो ईस्टर्न पार्ट है भारत का, जो कि आपका ईस्टर्न यूपी, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, इससे लेकर के और पूरा बिहार से होते हुए बंगाल तक वो जो इलाका है, वो पूरे इलाके में अफीम की, नील की खेती होती थी। इसके अलावा मुंबई वगैरह के आसपास का जो इलाका है, मालाबार, और उधर भी अफीम की खेती होती थी। तो इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊं अगर आपको, तो ये बताते हैं कि कैसे भारत के जंगल पूरे बर्बाद हुए। और वो जंगल के बर्बाद होने के पीछे एक प्रमुख कारण था, क्योंकि रिसोर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेलवे चाहिए थी। और रेलवे, पूरी दुनिया में जो रेलवे बनी उससे कहीं ज़्यादा महंगी रेलवे, कहीं ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव रेलवे, संसाधन को बर्बाद करके बनाई गई रेलवे भारत में बनी। और उसका हालत ये था कि 1 किलोमीटर रेल मार्ग के लिए 1100 लकड़ी के स्लीपरों की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए औसतन 250 वृक्षों को गिराना होता था। साल की अच्छी इमारती लकड़ी के स्लीपर भी 8 से 10 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाते थे, लिहाजा हर दशक या उसके बाद उतनी ही इमारती लकड़ियों की दरकार होती थी। 1879 तक लगभग 13,639 किलोमीटर रेल मार्ग बिछा दिया गया था। कोई भी कल्पना कर सकता है कि केवल प्रारंभिक रेल मार्ग बिछाने के लिए 3.4 मिलियन वृक्षों को निश्चय ही काटा गया होगा। यानी कि आप समझ लीजिए 3.4 मिलियन का मतलब हो गया 34 लाख पेड़ काट दिए गए। और इसके अलावा उन्हें नाव भी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ से संसाधन लूट के वहाँ पे ले जाना था उन्हें लंदन और बाकी यूरोपीय देशों को। तो ये इसमें बताते हैं। इसके अलावा अगर हम वन्य जीव की बात करें तो वन्य जीवों के बारे में भी इसमें एक दिलचस्प आंकड़ा है। और वो आंकड़ा ये है कि वन्य जीवों का शिकार पारंपरिक रूप से होता रहा है। मुगलों के दौरान भी हुआ, उसके पहले भी हिंदू जो राजा थे, राजपूत राजाओं के दौरान भी हुआ। लेकिन अंग्रेज़ों के दौरान क्या हुआ कि जो शिकार का तरीका था वो पूरी तरीके से बदल गया। पहले पारंपरिक भाले से या फिर तीर कमान से होता था। फिर 19वीं सदी 18वीं सदी तक भी भारत के पास जो है सिर्फ और सिर्फ पुरानी हिसाब वाली बंदूकें थी जो शिकारी यूज करते थे। और जब तक वो बंदूक में बारूद भरते थे तब तक शिकार कई बार भाग जाता था, क्योंकि बंदूकें बहुत स्लो थी और बारिश में वो काम नहीं करती थी। लेकिन जैसे यूरोपीय आए तो उनके पास नए किस्म की बंदूक आई और इस तरीके से जो शिकार का पूरा तरीका था और जानवरों से पूरा जो एक जुड़ाव था, पारिस्थितिकीय जुगाड़, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। और पहले के जो राजा थे, इसमें बताया जाती है किताब में, कि वो हाथी को मारते नहीं थे, हाथी को वो कैद कर लेते थे और उसको इस्तेमाल करते थे, लड़ाइयों में इस्तेमाल करते थे या सामान ढोने में इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सड़कें बना ली, तो वो हाथियों को मारते थे और उसके दांत इस्तेमाल करते थे वो सजावट का सामान वगैरह बनाने में। तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि कैसे ये बताते हैं। तेज मारक गति और अचूक निशाना लगाने वाली बेहतर बंदूकें एक बार गोरे साहिबों के साथ आई तो यह संतुलन उलट गया, जो पहले संतुलन हुआ करता था।
हाथी जो पूर्व और औपनिवेशिक काल में यानी अंग्रेजों के आने के पहले एक ऐसा पशु था जिसे मारा जाना बेहद मूल्यवान था। बंदूकधारियों के लिए अब वह बहुत आसान शिकार हो गया था। 1860 के दशक में एक ब्रिटिश बागान मालिक के बारे में कहा जाता था कि उसने नीलगिरी के वनों में 400 से कम हाथी नहीं मारे होंगे। एक अकेला बागान का मालिक। शिकार करने वाले पुराने तरीकों से फुर्तीले और तेज़ी से दौड़ जाने वाले शिकार बचे रहते थे, लेकिन पूर्व में मारे जाते रहे जंगली गधों के नए शिकारों से बचने की कोई उम्मीद नहीं रह गई। सन 1900 तक बहावलपुर के स्थानीय राजकुमार की सेना को मांस उपलब्ध कराने के लिए 70 से 80 गधों को मशीन गन से मार दिए जाने का विवरण मिलता है। और ये तो विवरण उपलब्ध है क्योंकि उस समय पारिस्थितिकी चेतना नहीं थी, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी इतनी नहीं थी। तो आप सोचिए कि ये कितना 5% भी नहीं होगा, हो सकता है कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी होंगी जो कि दर्ज नहीं हो पाई। तो इसमें अगर आप इसमें सालिम अली के बाद एक उदाहरण देते, सलीम अली बहुत बड़े पश्चिमी वैज्ञानिक रहे हैं भारत के। वो बताते हैं कि जब 1900 से लेकर के 1947 तक जब भारत आज़ाद हुआ तो 40,000 से 4,000 संख्या बची थी बाघों की। और इस तरीके से ये बताते हैं इसमें कि कैसे जो है हर साल 1000, 1500, 800 ऐसे बाघ मारे जा रहे हैं। और वो मारे जाते थे किस लिए? शौक के लिए, अपना फैशन पूरा करने के लिए। और आज देखिए आप यूरोप में कि किस तरीके से वो लोग नौटंकी कर रहे हैं इसके नाम पे, जबकि पूरा औपनिवेशवाद जो है वो इस तरीके के एक्सप्लॉयटेशन से भरा हुआ है। तो 1900 से 1950 तक 40,000 से 4,000 ये बाघों की संख्या रह गई। जो शेर थे वो पूरे इस इलाके में पाए जाते थे, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और राजस्थान। वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात के गिर के जंगलों में थोड़े से सीमित रह गए, बाकी सारे विलुप्त हो गए। तो ये जो सारा एक्सप्लॉयटेशन और रिसोर्स इंटेंसिव वेस्ट पूरा उपनिवेशीकरण था, उसकी वजह से इस तरीके की पूरी बर्बादी हुई। और 1947 तक ये किताब पूरा आंकड़ा अपना प्रस्तुत करती है और उसके बाद से ये किताब समाप्त हो जाती है। उसके बाद की बात ये नहीं करती है। तो मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि मैं अंत में बताऊंगा कि मुझे इस किताब में क्या कमी लगी। तो मुझे एक महत्वपूर्ण कमी ये लगी इस किताब में कि इस किताब में फसलों के बारे में बातचीत है, भूमि में कैसे गिरावट आती है, सॉइल में, सॉइल का कैसे जो है एक्सप्लॉयटेशन होता है और कैसे मृदा अपरदन होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में है। वन कैसे बर्बाद होते हैं उसके बारे में है। और पूरी परिस्थितिकी जीव जंतुओं के बारे में भी इसमें उदाहरण है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में उदाहरण नहीं है, वो है तालाब और नदियाँ, जिसके बारे में कि अनुपम मिश्र जैसे व्यक्ति ने लिखा है बहुत ज़्यादा। और लोक इतिहास में वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो आती और यह बताया जाता कि कैसे लोक ने अपना एक इतिहास गढ़ा था, कैसे वो जो है एक अपना प्रबंधन कर रहे थे। एक वैकल्पिक व्यवस्था थी जिसमें कि वो बता रहे थे कि ये बिना बर्बादी के भी हम अपनी सभ्यता को चला सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे मिसिंग लगी इस बुक में कि लोक इतिहास में जो तालाबों की भूमिका थी और जो समाज केंद्रित समाधान थे वो इसमें मुझे नहीं मिले। अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो इसके बारे में कुछ ऐसा बताइए कमेंट करके जो कि हम नहीं पढ़ पाए, नहीं समझा पाए, नहीं बता पाए। अगर इससे जुड़ी हुई या पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई दूसरी किताब है जो आपको लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।